हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप वर्ल्ड का मैप यहाँ पर देख रहे हो और वर्ल्ड के मैप पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये वाइट कलर की जो ये सफ़ेद चादर है इसको ज़्यादा दिखाया हुआ है। तो आज की क्लास में हम इसे ही कंप्लीट करेंगे और ये है आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो आज की क्लास में हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट करेंगे और ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये हमारे वर्ल्ड के मैप पर वाइट कलर से इसे शो किया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो वाइट कलर से पूरा। क्यों? क्योंकि ये सारा साल बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। सारा साल बर्फ़ द्वारा इसे कवरअप किया गया होता है क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात पड़ती है। वो सूर्य की सीजनल सूर्य की और हमारी पृथ्वी की मूवमेंट के कारण ऐसा होता है। तो वो चीज़ हम आगे चल के देखेंगे पूरा डिटेल से। तो अगर इसकी बात करें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की या फिर इसे कई लोग ओशन में भी ऐड करते हैं, बट इशू है ये बहुत बड़ा क्योंकि अभी भी कई बुक्स में 4 ही ओशन माने जाते हैं। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आपका हिंद महासागर और आर्कटिक ओशन। इसको ओशन में मेंशन नहीं किया जाता बट एज ए कॉन्टिनेंट इसको माना जाता है। तो कॉन्टिनेंट की बात करें, महाद्वीप की बात करें तो हमारी पृथ्वी में कौन सी रैंकिंग पर आता है ये कॉन्टिनेंट में? 5th रैंकिंग पर। हमारी पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इतनी बात समझ में आ गई। 5वें नंबर पर आता है भाई एरिया के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, इसके खोजकर्ता कौन थे? एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था इसकी खोज किसने की थी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की? तो इसकी खोज करने वाले थे फेब्रियन वेलिंगसोसन। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर फेब्रियन वेलिंगसोसन। ठीक है, तो इन्होंने खोज की थी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, फेब्रियन वेलिंगसोसन महोदय ने। यहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है और बिल्कुल पॉपुलेशन यहाँ पर कोई नहीं रहता। इतनी बर्फ़ में, इतने लो टेम्परेचर में, माइनस में कौन रहेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा ही कम टेम्परेचर है और इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के क्या है, रिसर्च सेंटर हैं। पॉपुलेशन नहीं है, रिसर्च की जाती है यहाँ पर, केवल अलग अलग कंट्री के रिसर्च सेंटर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो भारत के भी 2 रिसर्च सेंटर हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। जो मैत्री है ये, इस पर वर्क अभी भी चालू है बट गंगोत्री नष्ट हो चुका है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। मैत्री और गंगोत्री भारत के रिसर्च सेंटर है जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। अब ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, अगर हम बात करें बिल्कुल इसकी लोकेशन की, तो ध्यान से देखो ये है ग्लोब और ग्लोब को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, ग्लोब को उल्टा कर दिया गया है। अब ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अगर लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ से आपकी देखो ये कट लाइन में देखो, ये जो कट लाइन में दिख रही है ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। देखो यहाँ पे मेंशन भी क्या हुआ है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त। अब ये जो अंटार्कटिका वृत्त है ये आपके अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों ओर ये लगा लो, इनको टच करती है, इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। तो एग्जामिनर पूछे कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से टच होती है? ऑप्शन में आपको देगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तब आपका आंसर क्या रहेगा? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखो, ये जो आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, देखो बिल्कुल वाइट कलर से ये जो बाउंड्री दिख रही है यही है आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या ओशियन, जो भी आप कहो। ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये है हमारी पृथ्वी का दक्षिण लास्ट बिंदु यानी दक्षिणी ध्रुव, जिसे कहते हैं इंग्लिश में साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके चारों ओर देखो, यहाँ पर आपको साउथर्न ओशन लिखा हुआ है, साउथर्न ओशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यानी जो अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट है, इसके चारों ओर जो पानी है, इसके चारों ओर जो ओशन है, उसे क्या कहेंगे? साउथर्न ओशियन। अब ये जो साउथर्न ओशियन है इसको लेकर भी काफ़ी डिबेट है, काफ़ी इशू रहता है अलग अलग जो एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं मानी गई है। अब जो IHO है, IHO यानी इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2000 में अपनी एक डेफिनेशन दी कि 60 डिग्री
जो आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर भी आपको 60 डिग्री के बाद ही लिखा हुआ मिला। देखो ये जो गोल सर्कल है ये आपका 60 डिग्री का है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है ये। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बाद जो आपका ओशियन पड़ेगा, देखो मैं सी की बात नहीं कर रही हूँ, सागर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओशियन की बात कर रही हूँ, समुद्र की बात कर रही हूँ। तो वो समुद्र कौन सा होगा? आपका साउथर्न ओशियन। इतनी बात समझ में आ गई? अगर एग्जामिनर पूछे कि साउथर्न ओशियन कहाँ से लेकर कितने डिग्री तक फैला हुआ है, तो भाई आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक हमारा साउथर्न ओशियन है, हमारा दक्षिणी महासागर है, जिसे आप हिंदी में कहते हो दक्षिणी महासागर। अगर हम बात करें अंटार्कटिका ओशियन की या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, तो इसे साउथर्न ओशियन भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसे ऑस्ट्रल ओशियन भी कहते हैं। ऑस्ट्रल ओशियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? साउथर्न ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन और ऑस्ट्रल ओशियन। अब आगे तो चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको बाउंड्रीज और दिखाने वाली हूँ। जैसे ये आपका अंटार्कटिका ओशियन है, ये वाला, ठीक है? अंटार्कटिका ओशियन के, ये अंटार्कटिका हो गया, कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, जो भी है। अब ये जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर ये आपकी जो बाउंड्री आती है ये है साउथ अमेरिका। क्या है ये? साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका की जो लास्ट यहाँ पर आती है केप होर्न। कौन सा आता है? केप होर्न। और यहाँ पर आता है अफ्रीका, अफ्रीका की लास्ट, ठीक है, केप टाउन, अफ्रीका की लास्ट केप टाउन, केप होर्न, ये है केप होर्न और ये है केप टाउन, ठीक है? ये है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का लास्ट यहाँ पर क्या आता है? विक्टोरिया। ये छोटा सा आपको दिख रहा है, तस्मानिया लिखा हुआ भी है। और ये है न्यूजीलैंड। ये सारी आपको लास्ट बाउंड्री है जो कि अंटार्कटिका को कवर अप करती है, ठीक है? दक्षिण अमेरिका में आपका केप टाउन आ गया, चिली कंट्री आ गई। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका आ गया और अर्जेक्ट केप टाउन आ गया, ठीक है? और उसके साथ ये मेडागास्कर अफ्रीका का ही एक आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया आइलैंड आ गया, विक्टोरिया आ गया और न्यूजीलैंड आ गया। ये तो बात हुई लैंड की, जो कहीं ना कहीं जो अंटार्कटिका ओशियन है उसके चारों ओर है। अब हम बात करें, अगर अंटार्कटिका ओशियन के चारों ओर कौन कौन से ओशियन है, कौन कौन से महासागर है, तो देखो आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में कौन सा ओशियन था? वर्ल्ड के मैप की ओर अपने माइंड घुमाओ, कौन सा ओशियन था आपका दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में? कौन सा? हाँ जी, अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन था? अटलांटिक ओशियन, जिसे हिंदी में क्या कहा था मैंने? अंध महासागर। समझ गए? अब ध्यान देना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा महासागर है? देखो वर्ल्ड के मैप पर अपना ध्यान दो, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में देखो इंडिया भी आता है। इंडिया के साउथ में कौन सा महासागर? इंडियन ओशियन। तो कौन सा आ जाएगा? इंडियन ओशियन। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों के बीच में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा, सबसे डेप्थ ओशियन पैसिफिक ओशियन। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये जो अंटार्कटिका है, जो आपका ओशियन का हो, कॉन्टिनेंट का हो, हमारी पृथ्वी के अर्थ सरफेस की बात करें तो हमारी पृथ्वी के अर्थ सरफेस का केवल 4% एरिया इसने कवर अप किया है। हमारे पृथ्वी के जल और लैंड दोनों एरिया को मिलाकर बात करें तभी तो सरफेस बनेगा ना। तो हमारी पृथ्वी के, हमारे अर्थ के सरफेस का 4% एरिया अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के द्वारा कवर अप किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब इसमें देखिए, अगर मैंने आपको बाउंड्री समझा दी, लार्जेस्ट बाउंड्री किसके द्वारा बनी है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट बाउंड्री तो भाई किसके साथ बनी है? ओशियंस के साथ बनी है। कौन कौन से ओशियंस की है बात करें तो भाई हमारा पैसिफिक ओशियंस है, इंडियन ओशियंस है और अटलांटिक ओशियन है। इन तीनों ही ओशियंस के साथ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री बनी है। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है? और अगर हम बात करें कि डायरेक्शन क्या रहेगी, तो देखो हमारा जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये आपका साउथ पोल पे है, साउथ पोल यानी दक्षिण। तो ये सारी बाउंड्री कैसी होगी? आपका साउथ होगी, ठीक है? सारी बाउंड्रीज कैसी हैं? साउथ है यानी दक्षिणी है। अब इस साउथ के अपोजिट तो क्या होगा? नॉर्थ ही तो होगा। साउथ के अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो लार्जेस्ट बाउंड्री की अगर बात करें तो किसके, कौन सी डायरेक्शन में बनाता है? अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में बनाता है अंटार्कटिका ओशियन, ठीक है? तो कौन सी डायरेक्शन में बनाता है? नॉर्थ में। और क्या क्या आते हैं? इंडियन ओशियन आता है, अटलांटिक ओशियन आता है और पैसिफिक ओशियन आता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। अब जो आपका
अंटार्कटिका ओशन है, अगर इसकी मीन डेप्थ की बात करें यानी माध्यम गहराई की बात करें तो भाई ध्यान से देखना, इसकी जो माध्यम गहराई है वो केवल 3200 मीटर है। कितनी है? 3200, केवल 3200 मीटर है माध्य। एवरेज डेप्थ बताइए मैंने आपको, एवरेज। ठीक है, अब हाईएस्ट डेप्थ की बात करें कि सबसे ज़्यादा गहरी कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा गहरी पड़ेगी साउथ सैंडविच ट्रेंच। साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये लगभग आपके यहाँ पर पड़ती है, साउथ सैंडविच ट्रेंच। ठीक है, ये लगभग 7236 मीटर गहरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जो अंटार्कटिका जो हमारा है, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका दोनों, ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, अंटार्कटिका जो साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका हो गया केप होर्न। मैंने आपको पहले भी बताया था केप होर्न। और ये क्या है भाई? ये है आपका पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका ही प्रायद्वीप है ये। ठीक है, तो आपका जो केप होर्न है और अंटार्कटिका प्रायद्वीप, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको मैं दूसरे मैप में दिखाती हूँ, वहां पर चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। हाँ जी, इस वाले में देखो ये दिया हुआ भी है। तो आपके जो आइलैंड पड़ते हैं कुछ, ठीक है, साउथ, ये देखिए साउथ सेटलैंड आइलैंड, ये जो साउथ सेटलैंड आइलैंड है, ठीक है, साउथ सेटलैंड आइलैंड और केप होर्न, इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है? देखो आपने देख लिया साउथ सेटलैंड आइलैंड कहाँ पर है, अंटार्कटिका पेनिनसुला के पास। तो नियर अबाउट आपका जो ये है अंटार्कटिका पेनिनसुला प्रायद्वीप। और यहाँ पर आपके इसी के पास एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है सटलैंड आइलैंड, साउथ सटलैंड आइलैंड, जो मैंने अभी अभी आपको दिखा दिया। ठीक है, और ये है आपकी केप होर्न। क्या है? केप होर्न। ठीक है, अब बिल्कुल डिटेल में दिखा देती हूँ। ये पेनिनसुला हो गया, अंटार्कटिका पेनिनसुला। यहाँ पर आपका एक आइलैंड आता है जिसका नाम है साउथ सटलैंड आइलैंड। ये बात समझ में आ गई? ये केप होर्न हो गया। अब इनके बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्रैक पैसेज ये एग्जाम में पूछी जाती है, ड्रैक पैसेज। ठीक है, ये अगर अंटार्कटिका की बात करें तो ये आपके केप होर्न और जो साउथ सटलैंड आइलैंड है, इन दोनों के बीच में पड़ती है ड्रैक पैसेज का साउथ वाला पार्ट, कुछ पार्ट ही पड़ता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, बाकी इसका अधिकतर पार्ट अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। कौन से ओशियन में पड़ता है? अटलांटिक ओशियन। भी मैं अपनी चैनल पर पूरा कवरअप करवाऊंगी, सारे ओशियन पढ़ेंगे हम, प्रशांत महासागर विद मैप। ठीक है, मैप के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो टेंशन ना लो। अब उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ आपको सी, अगर हम बात करें तो यहाँ, हाँ जी, यहाँ पर आपके कई सी भी हैं, तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सी है वो ही मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दो ही सी आपको याद रखने ज़रूरी हैं, एक तो वेडल सी, एक रोज सी। ठीक है, एक वेडल सी, एक रोज सी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मकमराडो जो स्टेशन है, मकमराडो स्टेशन, ये किस सी के पास है? तो राइट आंसर रहेगा रोस सी। ठीक है, रोस सी के पास, आप इसको याद रखोगे, रोस सी। ठीक है, ये वेडल सी ये पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका के आसपास वाले एरिया में। देखो यहाँ पर हमारी साउथ अमेरिका वाली जो लोकेशन आती है, ये हमारा अटलांटिक पड़ जाता है, तो वेडल सी आपका यहीं पर पड़ता है, तो आप इसको याद रखोगे। और वेडल सी के बिल्कुल सामने पड़ता है रोस सी। ये दोनों सी आपको बहुत याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपके कुछ स्टेशंस भी आते हैं, जैसे वोस्टक स्टेशन। देखो अंटार्कटिका ये जो है, मैंने बताया आपको यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, तो यहाँ पर सामान को लाने ले जाने के लिए पोर्ट्स भी हैं, काफ़ी पोर्ट्स हैं, काफ़ी बंदरगाहें भी है, काफ़ी स्टेशन भी है, जैसे वोस्टक स्टेशन, मकमराडो स्टेशन। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2-4 स्टेशन और हैं, बट ये वाले आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ जो अंटार्कटिका है, इसमें आपकी कॉन्टिनेंट भी आती है और आइस सीट भी आती है। आइस सीट जैसे कि आपको पता है कि पूरा का पूरा आइस के द्वारा ही कवरअप है, तो यानी बर्फ़ की मोटी चादर। अब बर्फ़ की चादर के ऊपर बात करें तो यहाँ पर अंटार्कटिका ओशियन में जो आपकी बर्फ़ होती है ना, बर्फ़, वो अगर उसकी एवरेज बात करी जाए तो मार्च में, देखो मार्च में
जबकि पूरे की पूरी गर्मी पार करके आता है ये मार्च में, तो यहाँ पर जो बर्फ़ वाला एरिया होता है वो नियर अबाउट आपका 26 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है। 26 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बर्फ़ फैली हुई होती है मार्च महीने में। और यही हम बात करें सितंबर महीने की, जहां आपके मार्च में 26 लाख थी, वहां सितंबर में बात करें तो सितंबर में जो बर्फ़ होती है, आइस होती है, वो 1.88 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई होती है, यानी कवरअप कर किया हुआ होता है इतना एरिया 1.88। तो देखो सितंबर में ज़्यादा है, ठीक है, यानी जिन दिनों में हमारे यहाँ क्या चल रही होती है, गर्मी, क्योंकि ये साउथ में है और भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। हमारे यहाँ गर्मी चल रही है ना, अब क्या है, जुलाई है, हमारे यहाँ गर्मी चल रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में कैसा मौसम होगा, सर्दी होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, सूर्य दूर है ना, सूर्य हमारे ऊपर है, ठीक है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है तो आपका दक्षिणी ध्रुव, वो तो और भी दक्षिण में है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर और भी ज़्यादा सर्दी होगी। तो जब मार्च से लेकर सितंबर के बीच पूरी सर्दी पड़ती है, किस में, अंटार्कटिका में, तो यहाँ पर जो बर्फ़ की चादर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 1.88 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैल जाती है। ये आपकी एवरेज है, ठीक है। और मिनिमम अगर हम बात करें, जब हमारे वहाँ सर्दियाँ होती हैं इंडिया में, तो सूरज आपका पता है मकर रेखा पर सीधा होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बिल्कुल लंबवत किरणें पड़ती है सन की 22 दिसंबर। अब सूर्य वहाँ पर सीधा है तो कुछ थोड़ा बहुत असर आपका अंटार्कटिका पर भी पड़ता है। अब वो उस असर के कारण यहाँ की बर्फ़ थोड़ी पिघल जाती है, और जो मार्च में जो बचती है बर्फ़ वो रहती है एवरेज 26 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये सब कुछ किस वजह से होता है, सीजनल की वजह से होता है, सन की मूवमेंट की वजह से होता है, हमारी पृथ्वी की मूवमेंट की वजह से होता है, सन की किरणों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे देखो, अब जो ये आपका अंटार्कटिका ओशन है, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, मैं एक बार आप उनको दिखा दूँ, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जामिनर पूछ ले। तो रोज सी तो मैंने आपको बताया था, और रोज सी के साथ यहाँ पर ये बर्फ़ की सीट है, जिसे आइस सेल्फ भी कहते हैं, इसे कहेंगे रोस आइस सेल्फ। तो रोज सी के पास है आपकी रोस आइस सेल्फ, उसके साथ साथ यहाँ पर एमंडसन सी भी है, एमंडसन सी, बेलिंग्स सी, एमंडसन सी, बेलिंग्स सी और वैडल सी, ये मैंने आपको बताए थे सारे के सारे। अब यहाँ पर देखो, वैडल सी के पास आपकी आती है रोन आइस सेल्फ। वैडल सी के पास कौन सी आइस सेल्फ है, रोन, और रोस के पास कौन सी थी, रोस आइस सेल्फ, यानी बर्फ की मोटी चादर, ठीक है। यहाँ पर हमारी आती है 90 डिग्री ईस्ट में एम्ब्री आइस सेल्फ, 90 डिग्री ईस्ट में एम्ब्री आइस सेल्फ। देखो जो अंटार्कटिका है, इसके भी सेंटर में से आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन भी गुजरती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इससे ईस्ट वाला पार्ट होता है आपका ईस्ट अंटार्कटिक आइस सीट, और वेस्ट वाला पार्ट होता है वेस्ट अंटार्कटिक आइस सीट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी, और उसके साथ साथ एक माउंटेन्स भी और देख लो, ये है आपकी ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन ये आपकी पड़ती है अंटार्कटिक माउंटेन, उसमें ओशन या कॉन्टिनेंट जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये, अब इसके बाद एक और चीज़ आती है हमारी अंटार्कटिक ओशन में, जो मेन है वो है ओजोन होल। ये आप देख रहे हो, यही है हमारा ओजोन होल जो कि अंटार्कटिक ओशन के ऊपर है। ये 220 डॉप्सन यूनिट को दिखा रहा है। डॉप्सन क्या है, ओजोन को मापने वाली यूनिट है। ओजोन क्या है, ओजोन लेयर देखो आपकी सिंपल बात भाषा में बात करें तो हमारी वायुमंडल में जो स्ट्रेटोस्फेयर है, हमारे वायुमंडल में जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो समताप मंडल है, उसके ऊपर आपकी जो ओजोन गैस है, ठीक है, ओजोन गैस है। अब उस ओजोन गैस में जब कमी हो जाती है या किसी एरिया में आकर उसकी मात्रा में कमी हो जाती है तो उसे ही हम क्या देते हैं, ओजोन होल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओजोन होल। और ये ओजोन होल हमारा कहाँ पर है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही है, इसी वजह से हम इसी के साथ इसको कवर अप करेंगे। यहाँ पर जो ओजोन लेयर है या ओजोन होल है, इसको होने का इसका मेन कारण क्या है, CFC गैस, जो कि हमारे AC से निकल रही है, रेफ्रिजरेटर से निकल रही है, और भी जो प्लास्टिक आपकी इंडस्ट्री होती है वहाँ से निकल रही है, और भी अन्य उद्योगों से निकल रही है। तो इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया इस होल को रोकने के लिए, क्योंकि इस होल से सूर्य में की जो किरणें होती है ना, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, इसी होल के माध्यम से हमारी अर्थ पर आती हैं, और हमारी अर्थ पर आकर वो क्या करती है, कैंसर को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो कैंसर को बढ़ावा देती है, इसी वजह से इस होल को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल आपका एग्रीमेंट हुआ, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, मॉन्ट्रियल में हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल जगह पर। तो इसीलिए इसे
मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट कहते हैं 1987 में, ठीक है। तो उसके बाद से ये हुआ था आपका एग्जैक्ट 17 सितंबर 1987, और इसी बात से 17 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि सीएफसी से रिलेटेड जितने भी आपके इंडस्ट्री हैं जो सीएफसी यूज़ करते हैं, तो सीएफसी गैस और भी कई गैसें हैं, तो सीएफसी का मेन रोल है सबसे ज़्यादा। तो सीएफसी और उससे संबंधित जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब पर रोक लगा दी गई, बैन कर दिया गया 1989 में। 1989 में पूर्णतः बैन कर दिया गया, फिर भी अभी भी कुछ देश हैं जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बैन कर दिया गया पूरी तरीके से, और अब ये होल काफ़ी भर चुका है। ऐसा नहीं है कि अब ये बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है, अब ये होल भर चुका है काफ़ी। अब जो न्यू रिपोर्ट्स आ रही हैं जुलाई 2021, उसमें भी माना गया है कि हाँ इस होल में काफ़ी कमी देखी गई है, और इसी तरीके से अगर हम चीज़ों को संभालते रहे तो हम काफ़ी हद तक इस होल को कंप्लीटली कवर अप कर जाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है। अगर आपकी हाईएस्ट अगर हम बात करें तो 550 ऑप्शन है, तो रेड कलर का मार्क्स दिखेगा, और अब आपको यहाँ पर रेड कलर का दिख नहीं रहा है, आपको यहाँ ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी 220 ऑप्शन यूनिट है, यानी ज़्यादातर जो हमने है वो कवर अप कर लिया है होल को, ठीक है। ज़्यादा खतरे वाली घंटी रही नहीं है अब। अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट डेटा देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। वैसे मैंने वायुमंडल की परतें में ओजोन लेयर को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो अंटार्कटिका के ऊपर मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको याद रहे कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही ये होल है, और इसी होल से अल्ट्रावायलेट हमारी पृथ्वी पर आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, ये है आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और इसके ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये पूरा का पूरा ओजोन में होल है जो कि आपका यहाँ पर दिखता है। तो सितंबर टू दिसंबर, सितंबर में आप देखो, आपको पता है यहाँ पर गर्मी शुरू हो जाती है किसमें, अंटार्कटिका के ऊपर। तो यहाँ पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें भी ज़्यादा होती हैं, तो सितंबर में आपका ये होल है जो गर्मी की वजह से या कुछ भी वजह से, तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा आती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था भाई हमारा अंटार्कटिका। अब जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में आपकी पेंगुइन्स ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। जो आपका ये साउथर्न ओशियन है जो मैंने आपको दिखाया था, साउथर्न ओशियन, यहाँ पर ये साउथर्न ओशियन है, तो इसके जो तटीय किनारे पर है पेंगुइन्स ज़्यादा देखी जाती है, और पेंगुइन्स में भी जो एम्पायर पेंगुइन्स है वो ज़्यादा होती हैं अंटार्कटिका ओशियन के पास। तो ये था अंटार्कटिका ओशन जो हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, और मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं। ये ओशन में भी आता है, कॉन्टिनेंट में भी आता है। तो मैंने अगर आप और भी कॉन्टिनेंट पढ़ना चाहते हो तो हमने हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है, और सातों के सातों कॉन्टिनेंट मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करवा दी हैं। और ये सातों कॉन्टिनेंट आपको किस प्लेलिस्ट में मिलेंगे? ये भाई मिलेंगे आपको कॉन्टिनेंट सीरीज़ प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पर जाकर आप सारे कॉन्टिनेंट को विद मैप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो पूरा डिटेल से। तो हमारे सातों कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको ओशियन पढ़ाऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ओशियन की क्लासेस चलेंगी आगे। फिर मिलेंगे अच्छे तरीके से। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर, और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।